हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। आज मैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। ये टॉपिक है पॉइंट्स टू बी चेक्ड ड्यूरिंग कॉस्टिंग डाउन ऑफ टरबाइन। टरबाइन का जब कॉस्टिंग डाउन टाइम स्टार्ट होता है तो उस बीच में आपको क्या क्या पॉइंट चेक करना होता है। एज ए डेस्क इंजीनियर ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, क्योंकि जब टरबाइन ट्रिप करता है और बारिंग गियर पे आता है उसके बीच के टाइम को हम लोग कॉस्टिंग डाउन टाइम कहते हैं। तो ये कॉस्टिंग डाउन टाइम जब स्टार्ट होता है मींस जब टरबाइन आपका ट्रिप करता है और बारिंग गियर पे आता है, तो इस बीच में आपको क्या क्या पॉइंट चेक करना होता है ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग डिटेल से सारा पॉइंट, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को चेक करना होता है एज ए डेस्क इंजीनियर, वो हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, जब आपका टरबाइन ट्रिप करता है तो सबसे पहला एक्टिविटी आपको देखना है, आपको लूब वाल्व सिस्टम, टरबाइन लूब वाल्व सिस्टम के पेज पे जाना है और सबसे पहले आप देखिए कि आपका एओपी स्टार्ट ले रहा है कि नहीं। तो एसीओपी हैज टेकन स्टार्ट व्हेन स्पीड, टरबाइन स्पीड लेस देन 2850 आरपीएम। दिस आरपीएम यू शुड रिमेंबर, क्योंकि इस आरपीएम पे ही आपका एओपी स्टार्ट होता है। टोटल कितना आपका एओपी है? दो आपका एओपी 1 एंड एओपी 2 है और एक आपका डीसी ईओपी है। ठीक है, एक आपका एओपी 1, एओपी 2 और एक आपका क्या है? डीसी ईओपी है। तो सब जैसे ही टरबाइन का स्पीड 2850 आरपीएम पे अचीव करता है, आता है, तो सबसे पहला कमांड जो है आपका एओपी 1 में जाता है। अगर किसी कारण से एओपी 1 स्टार्ट नहीं हो पाता है किसी कारण से, तो एओपी 2 में आपका कमांड जाएगा। ठीक है, तो इस दोनों में कोई एक एओपी आपका रनिंग कंडीशन में आ जाता है। अगर आप देख रहे हैं कि 2850 आरपीएम के बाद आपका एओपी स्टार्ट नहीं ले रहा है, तो आपको एओपी में कोई एक एओपी को स्टार्ट कर देना है। मैनुअली आपको कमांड दीजिए, स्टार्ट कमांड, और स्टार्ट कर देना है। देखिए, जब आपका एमओपी सर्विस में था तो उस समय कितना प्रेशर था उसका? 9.5 केजी के आसपास प्रेशर रहता है। जैसे ही आपका एओपी सर्विस में आता है तो 7 से 7.5 केजी प्रेशर आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको इंश्योर करना है आफ्टर द ट्रिपिंग ऑफ टरबाइन, जब आपका कॉस्टिंग डाउन टाइम स्टार्ट होता है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको देखना है एओपी, टरबाइन लूब वाल्व सिस्टम के पेज पे जाइएगा और यहां देखिए आपका एओपी स्टार्ट ले रहा है कि नहीं, तो इसको आपको इंश्योर कर देना है। फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट है आपका एसीजीओपी हैज टेकन स्टार्ट व्हेन स्पीड लेस देन 510 आरपीएम। फ्रेंड, जैसे ही टरबाइन का स्पीड 510 आरपीएम पे आ जाता है तो एसीजीओपी को स्टार्ट हो जाना चाहिए। उसमें एक कमांड जाता है कि जैकिंग ऑयल पंप जो एसी ड्रिवन होता है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए और जैकिंग ऑयल हेडर प्रेशर अराउंड 160 से 165 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका मेंटेन होना चाहिए। अगर आपका प्रेशर इफ इट इज लेस देन 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर उसका प्रेशर मान लीजिए आपका एसीजीओपी स्टार्ट हो जाता है और उसका हेडर प्रेशर 150 केजी से कम हो जाता है, देन डीसीजीओपी कैन बी टेकन इनटू सर्विस। आप डीसीजीओपी को स्टार्ट कीजिए एंड हाउएवर इन दिस कंडीशन हेडर प्रेशर शुड नॉट एक्सीड 170 से 175 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको इस पॉइंट को इंश्योर कर लेना है कि जैसे टरबाइन का स्पीड 510 आरपीएम पे आ जाता है तो एसीजीओपी में ऑटो कमांड जाएगा, ऑटो स्टार्ट कमांड, और वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। या आपको इंश्योर कर लेना है कि एसीजीओपी स्टार्ट हुआ है कि नहीं। एसीजीओपी का कट आउट जो होता है फ्रेंड्स 540 आरपीएम पे आपका कट आउट होता है और कटिंग 510 आरपीएम पे होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जब एसीजीओपी आपका स्टार्ट हो जाता है तो जैकिंग ऑयल हेडर प्रेशर को भी आपको देखना है। जैकिंग ऑयल हेडर प्रेशर 160 से 165 केजी के आसपास मेंटेन होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका एसीजीओपी स्टार्ट हो जाता है
और उसका प्रेशर ही मेंटेन नहीं होता है तो डीसी जेओपी को आपको स्टार्ट कर देना है। ऐसे तो उसका लो प्रेशर में ऑटो स्टार्ट कमांड जाता ही है, लेकिन आपको देखना है कि जैसे प्रेशर 150 केजी से नीचे गया आपको डीसी जेओपी को स्टार्ट कमांड दे देना है और एसी जेओपी को कट आउट कर लेना है, क्योंकि किसी भी कंडीशन में दोनों जेओपी स्टार्ट नहीं होना चाहिए और उस लाइन का प्रेशर 170 से 175 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को आपको इंश्योर कर लेना है। फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट आपको देखना है, बारिंग गियर गेट वाल्व इज ओपन लेस देन 210 आरपीएम। मींस जैसे टरबाइन का स्पीड 210 आरपीएम पे आता है तो बारिंग गियर गेट वाल्व आपका ओपन हो जाना चाहिए। वाल्व विल क्लोज इफ लूब ऑयल प्रेशर आफ्टर फिल्टर इज लेस देन 1.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे ही ये वाल्व आपका क्लोज हो जाएगा अगर लूब ऑयल प्रेशर आफ्टर फिल्टर लेस देन 1.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। जनरली आपका जो बारिंग गियर वाल्व जो होता है वो 210 आरपीएम पे ओपन होता है, याद रखिएगा, एंड 240 आरपीएम पे आपका क्लोज होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट को आपको इंश्योर कर लेना है कि जैसे ही टरबाइन का स्पीड 210 आरपीएम पे आया आपका बारिंग गियर वाल्व ओपन हो जाना चाहिए और लूब ऑयल प्रेशर आफ्टर फिल्टर आपको मेंटेन करना है। जनरली आपका प्रेशर लूब ऑयल प्रेशर आफ्टर फिल्टर कितना होता है, 4.2 से 4.5 के आसपास हम लोग मेंटेन करते हैं। तो इसका एक इंटरलॉक प्रोटेक्शन दिया हुआ है, जैसे लूब ऑयल प्रेशर आफ्टर फिल्टर इज लेस देन 1.2 kg होता है आपका बारिंग वाल्व क्लोज हो जाता है। तो इसको आपको इंश्योर कर लेना है। फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट आपको देखना है, एपीआरटीएस हेडर जो आपका एक्सिलरी पीआरटीएस हेडर होता है, लीक एंड सील स्टीम हेडर टेम्परेचर not show any decrease in temperature and seal steam temperature before mountain should be maintained at 290 degrees C and seal steam header drain valves are open to maintain the above temperature। देखिए फ्रेंड्स, आपको इसके बाद मेन है कि एक्सिलरी पीआरटीएस सिस्टम का जो सील स्टीम हेडर टेम्परेचर को आपको ध्यान मॉनिटर करना है। जनरली आपका जब लोड 30 से 40% से ज्यादा रहता है तो टरबाइन अपना सेल्फ सीलिंग करता है, लेकिन जैसे ही टरबाइन आपका ट्रिप करता है या लो लोड में आता है तो फिर पीआरटीएस स्टीम से ही ग्लैंड स्टीम का सीलिंग होता है। तो टरबाइन आपका जब ट्रिप करेगा तो सील स्टीम हेडर टेम्परेचर को आपको मॉनिटर करना है, एकदम जबरदस्त मॉनिटर करना है कि उसका टेम्परेचर 290 से कम नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो भी एटमॉस्फेरिक ड्रेन वाल्व है या आपका एचडीएफटी में जो आपका मोटराइज ऑटो ओपन ऑटोलॉजिक वाल्व है जो आपका 280 से जैसे टेम्परेचर डाउन होता है तो ओपन होता है और 290 95 से ऊपर जाता है तो आपका ऑटो क्लोज होता है। वो आपका वाल्व ऑटो ओपन ऑटो क्लोज हो रहा है कि नहीं उसको देखना है। और जितना भी एटमॉस्फेरिक ड्रेन है, एटमॉस्फेरिक ड्रेन आपका कहां पे फ्रेंड्स, तो 17 मीटर जो आपका टरबाइन फ्लोर पे टीडीवीएफपी के पीछे आसपास है और एक आपका 8.5 मीटर जहां पे आपका ग्लैंड स्टीम हेडर है वहां का, दोनों जगह का आपको एटमॉस्फेरिक ड्रेन को ओपन कर लेना है। उससे क्या होगा कि आपका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, फ्लो होगा, मेंटेन रहता है। तो किसी भी कंडीशन में आपका एपीआरटीएस का टेम्परेचर बिफोर माउंटेन 290 से कम नहीं होना चाहिए, इसको आपको इंश्योर करना है। फ्रेंड्स, क्यों नहीं मेंटेन, हम लोग क्यों इसको मेंटेन करते हैं 290 पे, इसको भी देखिए। 290 पिछले मेंटेन करते हैं, उस समय आपका टरबाइन का जो साफ टेम्परेचर होता है वो 500 के आसपास मेंटेन रहता है। जब आपका टरबाइन ट्रिप करता है तो 510 520 के आसपास मेंटेन होता है। अगर ग्लैंड स्टीम का टेम्परेचर हम लोग कम मेंटेन करेंगे तो क्या करेगा, वो कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस हो जाएगा तो उसका जो आपका लिवरिन सील को डैमेज कर सकता है। तो किसी भी कंडीशन में आपको आपका जो सीलिंग करना है वो स्टीम से सीलिंग करना है, वाटर से थोड़ी सीलिंग करना है। इसलिए हम लोग टेम्परेचर जितना ज्यादा मेंटेन हो 290 टू आपका 300 तो आपका चलता है, तो आपका सुपर हीटेड स्टीम जोन में होना चाहिए ग्लैंड स्टीम। फ्रेंड्स, उसके बाद हमको देखना है कि ड्यूरिंग चेंज ओवर फ्रॉम सेल्फ सीलिंग टू एक्सिलरी सप्लाई सील स्टीम हेडर प्रेशर should be maintained positive, otherwise due to ingress of cold air chilling of gland will occur and turning gear stalling can happen। मीन्स जब आपका सेल्फ सीलिंग से एक्सिलरी पीआरटीएस सिस्टम का जो सप्लाई होता है तो सील स्टीम हेडर प्रेशर
को हमको पॉजिटिव मेंटेन करना है। जैसे आपका पॉजिटिव कितना मेंटेन करता है, 300 से 350 mmWc, इतना आपका सील स्टीम हेडर प्रेशर मेंटेन होना चाहिए। ये हम लोग पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन क्यों करते हैं, क्योंकि अगर इसको नेगेटिव मेंटेन करेंगे तो इनग्रेस ऑफ कोल्ड एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो आपका ग्लैंड के अंदर आएगा, और ग्लैंड चूंकि हॉट है तो ग्लैंड को कूल करना शुरू करेगा, कूल करेगा तो ग्लैंड का चिलिंग के कारण क्या होगा, ग्लैंड से ग्लैंड आपस में पकड़ना शुरू कर देगा और ग्लैंड आपका डैमेज हो सकता है। और इतना ही नहीं, आपका टर्निंग गियर स्टॉलिंग कैन हैपन, मींस आपका बारिंग से आउट भी हो सकता है, क्योंकि टर्निंग गियर पे ज्यादा फोर्स पड़ेगा, वो घुमा नहीं पाएगा, क्योंकि आपका ग्लैंड पकड़ना शुरू कर देगा। जैसे पकड़ना शुरू करेगा तो टर्निंग गियर स्टॉलिंग हो जाएगा और टरबाइन आउट ऑफ बारिंग हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि ग्लैंड स्टीम जो सील स्टीम हेडर प्रेशर है वो उसको पॉजिटिव मेंटेन कीजिए। फ्रेंड्स, उसके बाद रिकॉर्ड कॉस्टिंग डाउन टाइम फ्रॉम यूनिट ट्रिप टू 120 RPM फ्रॉम कंपेरिजन विद द प्रीवियस वैल्यू। क्योंकि कॉस्टिंग डाउन टाइम जनरली आपका 45 से 50 मिनट के आसपास लगता है। 120 RPM मतलब क्या होता है, बारिंग गियर स्पीड होता है जब आपका वैक्यूम रहता है। जैसे आप वैक्यूम को डिट्यूरेट कीजिएगा तो यही 120 RPM आपका रिड्यूस होके 85 से 90 RPM आ जाता है। ठीक है, तो 120 RPM है जब आपका वैक्यूम रहेगा, और जैसे वैक्यूम आप डिट्यूरेट करते हैं तो फिर वही बारिंग स्पीड आपका 80 से 90 RPM के आसपास आता है। तो आपको रिकॉर्ड करना है कॉस्टिंग डाउन टाइम को कि 3000 से 120 RPM आने में कितना टाइम लगता है, और फिर आप उसको कंपेयर कीजिए प्रीवियस वैल्यू से कि आपका उससे पहले अगर यूनिट ट्रिप किया होगा तो उसमें कितना कॉस्टिंग डाउन टाइम लगा था, उससे कंपेयर कीजिए। अगर इसमें दोनों के बीच का डेविएशन अगर 15% से ज्यादा है तो फिर आपको रीजन फाइंड करना पड़ेगा कि क्या ऐसा रीजन है जिस कारण से कॉस्टिंग डाउन टाइम में डेविएशन आया है, तो इसको आपको देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। Following parameter are to be monitored when the machine is on bearing gear। जब मशीन आपका बारिंग गियर पे रहता है तो फॉलोइंग पैरामीटर को आपको मॉनिटर करना है। आपका हॉट ऑयल लेवल क्या है, हॉट ऑयल लेवल को आपका नॉर्मल या बिलो नॉर्मल आप रखिए। बिलो नॉर्मल रखते हैं तो बहुत अच्छा है। आप नॉर्मल वैल्यू कितना है इसका 1950 mm रखते हैं, तो आप इसको 1750 के आसपास मेंटेन कीजिए, बिलो नॉर्मल। ठीक है, डेटा लेवल को आपको मेंटेन करना है। डेटा लेवल देखिए उसमें कितना लेवल है, डेटा लेवल जनरली आपका 2500 mm मेंटेन करते हैं, इससे थोड़ा सा कम ही मेंटेन कीजिए। एचपी केसिंग टॉप एंड बॉटम टेम्परेचर डिफरेंस देखिए, एचपी केसिंग का टॉप एंड बॉटम टेम्परेचर डिफरेंस अगर ज्यादा है तो फिर अब दिक्कत है। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस अगर हो जाता है तो आपका जो बीच का जो क्लियरेंस है, जो फिक्स ब्लेड एंड द मूविंग ब्लेड के बीच का क्लियरेंस है वो आपका घटना शुरू हो जाता है। तो इसको आपको रिग्रेसली फॉलो करना है कि टॉप एंड बॉटम टेम्परेचर डिफरेंस आपका 45 से 60 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जितना कम रहे उतना चलेगा। ठीक है, उसी प्रकार आपका एचपीटी एग्जॉस्ट टेम्परेचर, इसको आपको देखना है, इसका एग्जॉस्ट टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए। इसका एग्जॉस्ट टेम्परेचर 500 पे तो इसका ट्रिपिंग भी है, तो आपका एग्जॉस्ट टेम्परेचर जनरली 380 डिग्री के आसपास ही मेंटेन करना है। तो एग्जॉस्ट टेम्परेचर मेंटेन कैसे कीजिएगा, तो एचपी बाईपास का ओपनिंग एंड क्लोजिंग करके उसका स्प्रे सिस्टम को सर्विस में देके आप एचपीटी एग्जॉस्ट टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। सील स्टीम जो हेडर प्रेशर है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको देखना है। टेम्परेचर आपका 290-300 डिग्री सी के आसपास होना चाहिए एंड द प्रेशर 300 से 350 mmWc आपको मेंटेन करना है। सील स्टीम टेम्परेचर एंड प्रेशर को, इसको निगेटिव नहीं होने के लिए देना है प्रेशर को, नहीं तो इंग्रेस ऑफ कोल्ड एयर जाएगा और आपका टरबाइन बारिंग से आउट हो सकता है। आईपी टरबाइन केसिंग का टॉप एंड बॉटम टेम्परेचर डिफरेंस, इसको भी आपको देखना है। इसका टेम्परेचर डिफरेंस आपका जनरली 5 से 10 डिग्री सी के आसपास होता है। 45 डिग्री पे तो ये ट्रिपिंग है वैल्यू है। एलपीटी एग्जॉस्ट टेम्परेचर को भी देखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। एलपीटी एग्जॉस्ट स्प्रे सिस्टम भी है, जैसे इसका टेम्परेचर 90 डिग्री से ऊपर जाता है तो आपका स्प्रे सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो इसको हमको देखना है कि एलपीटी एग्जॉस्ट टेम्परेचर को मॉनिटर करना है। जैकिंग ऑयल हेडर प्रेशर, जैसा मैंने बताया था, जैकिंग ऑयल हेडर प्रेशर 170 से कम के आसपास मेंटेन कीजिए, 160 से 165 तक चलेगा। सील ऑयल टेम्परेचर आपका 35 से 40 डिग्री सी के आसपास मेंटेन कीजिए। H2 गैस प्रेशर डेली आपका 3.2 से 3.5 के आसपास मेंटेन कीजिए,
और इसका प्यूरिटी 98.5 के आसपास मेंटेन कीजिए। तो इस टाइप का बहुत सारा पैरामीटर्स है जिसको आपको मॉनिटर करना है जब आपका टरबाइन बारिंग गियर। उसके बाद CRH NRV इज क्लोज। CRH NRV आपका क्लोज कंडीशन में होना चाहिए। एंड CRH पॉट ड्रेन जो होता है आपका 0 मीटर पे, वो आपका फंक्शंस होना चाहिए एज पर द लॉजिक। CRH जो पॉट ड्रेन है वो आपका एज पर द लॉजिक ओपन होना चाहिए और NRV वाल्व आपका क्लोज होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है पॉइंट, लूब वाइल टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व इज ऑपरेटिंग ऑन ऑटो। देखिए आपका MOT लूप में जाइएगा तो लूब वाइल टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व होता है टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द लूब वाइल आफ्टर फिल्टर। तो ये जो लूब वाइल टेम्परेचर आप जो है कंट्रोल वाल्व, ये ऑटो में होना चाहिए। और ऑटो में आप इसका सेट पॉइंट, जनरली नॉर्मल कंडीशन में इसका सेट पॉइंट जो होता है वो 45 से 46 डिग्री हम लोग मेंटेन करते हैं। लेकिन जब आपका टरबाइन बारिंग गियर पे आता है तो आप इसको सेट पॉइंट को धीरे धीरे आप इंक्रीज करके 40 से 42 डिग्री सी तक आप जा सकते हैं। ये टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब ये होता है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना उसका विस्कोसिटी कम होगा और फ्लो आपका प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, तो लूब वाइल टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व को आप सेट कर दीजिए, ऑटो में होना चाहिए। और उसके सेट पॉइंट को आप धीरे धीरे बढ़ा के 50 से 52 तक मैक्सिमम आप रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, नो एबनॉर्मल साउंड इज कमिंग फ्रॉम टरबाइन ग्लैंड्स और बियरिंग एंड नो एबनॉर्मल वाइब्रेशन। देखिए आपका एबनॉर्मल साउंड, आप टरबाइन का जो बियरिंग है, टोटल 7 नंबर ऑफ बियरिंग्स है, ग्लैंड्स है, आप उसको जाके चेक कीजिए, वहां से कोई एबनॉर्मल साउंड तो नहीं आ रहा है। फिर आपका टर्बो सुपरवाइजरी पेज में जाइए, वहां पे देखिए कि कोई वाइब्रेशन का लेवल अलार्मिंग जोन पे तो नहीं आ रहा है या ट्रिपिंग जोन पे तो नहीं आ रहा है, उसको आप चेक कीजिए। अगर इस टाइप का कुछ आता है तो फिर उसको इमीडिएट आपको बारिंग से आउट करना है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व ऑफ माल वाल्व्स आर ओपन। देखिए माल ड्रेन वाल्व जो होता है, जो टरबाइन से कनेक्टेड है, टरबाइन केसिंग से, टरबाइन स्टॉप वाल्व, कंट्रोल वाल्व, आपका जो ग्लैंड स्टीम का जो माल ड्रेन वाल्व है आपका, तो बहुत सारा माल ड्रेन वाल्व है। सबका एक मोटराइज वाल्व होता है, एक आपका मैनुअली आइसोलेटिंग वाल्व होता है। तो जनरली हम लोग मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व को ओपन रखते हैं, मोटराइज वाल्व को क्लोज रखते हैं नॉर्मल कंडीशन में। और इसका जो SLC जो होता है, माल ड्रेन का SLC, उसको ऑन रखते हैं। जैसे ही टरबाइन ट्रिप करता है तो आपका माल ड्रेन का SLC ऑन कर देता है सारे माल ड्रेन वाल्व को, मोटराइज वाल्व को ओपन कर देता है। तो मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व को ओपन रखिए, SLC के थ्रू क्या होता है, टरबाइन ट्रिप करेगा तो जो भी आपका मोटराइज वाल्व है वो आपका ओपन हो जाता है। फिर आप देखिए कि टरबाइन का जो भी पाइप है उसमें कोई हैमरिंग तो नहीं हो रहा है, तो सारा चीज आपको इंश्योर कर लेना है। फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो में देखा कि कॉस्टिंग डाउन टाइम स्टार्ट होने के बाद आपको क्या क्या पॉइंट देखना है, क्या क्या एक्टिविटी करना है। कॉस्टिंग डाउन टाइम क्या होता है फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। जब आपका टरबाइन ट्रिप करता है और बारिंग गियर पे आता है, उसके बीच के टाइम को कॉस्टिंग डाउन टाइम कहते हैं। इस टाइम में आपको क्या क्या पॉइंट देखना है, क्या क्या चीज मॉनिटर करना है, तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि क्या क्या चीज आपको एज ए डेस्क इंजीनियर आपको जानना चाहिए और क्या क्या चीज पे आपको ध्यान देना है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो फ्री है, कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में जवाब दूंगा। थैंक यू।